हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। दिस इज़ नीरज आनंद, आईआरपीएस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2014 बैच। थैंक्स फॉर योर कमेंट्स एंड सपोर्ट। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मेरी वीडियोस को आपने दिया है, थैंक्स फॉर दैट। मैंने कमेंट्स सारे पढ़े हैं, उसमें एक आवाज़ का एक प्रॉब्लम था तो हमने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। तो आने वाले वीडियोज़ में आपको ये साउंड का प्रॉब्लम वीडियोज़ में नहीं आएगा। और दूसरी बात, आपके कमेंट्स में कई लोगों ने लिखा है कि सर बहुत सारी क्वेश्चंस के हमें आंसर चाहिए, कि सर ऑप्शनल्स के को कैसे चूज़ करें, या जो सब्जेक्ट है जो हम ऑप्शनल्स लिया हुआ है उसको चेंज करें क्या, क्योंकि लोग बोल रहे हैं उसमें मार्क्स नहीं आते हैं सर। और कुछ लोगों ने लिखा है कि सर टाइम शेड्यूल कुछ के बारे में कुछ बताइए, आइडियल टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर 40 दिन बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो उसके लिए कैसे टाइम प्लान बनाना है, कैसे आपको अप्रोच करना है प्रीलिम्स के लिए। कुछ लोगों ने पूछा है कि सर मैं जॉब करता हूँ, एक हमारा आर्मी वाला बंदा है, सैल्यूट टू हिज परसेवरेंस एंड डेडिकेशन, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहता हूँ, ये वीडियो मैंने उसी के लिए बनाया है और उसी को डेडिकेटेड है। उस आर्मी वाले बंदे ने मुझे 2-3 बार कमेंट में लिखा कि सर मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं आर्मी में रहते हुए या नौकरी करते हुए कैसे अपनी आईएएस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ा सकता हूँ, उसको और अच्छे से कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इन सब क्वेश्चंस के ऊपर। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हम नहीं डाली हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरनेट में सबकी स्ट्रेटजीज, इंटरव्यूज़ और टाइम प्लान, टाइम शेड्यूल, एक्सपीरियंस सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आज सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं अपना परसेप्शन बताऊंगा कि इन सब चीज़ों में मेरा सोचना क्या है, या किस वे में मैं आपको कुछ 1-2 टिप्स दे सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको 1-2 पॉइंट अपने बताने वाला हूँ, बाकी सारा मटेरियल आपको मतलब गाइडेंस के लिए सब कुछ इंटरनेट में है, लोग बताने वाले हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, लोगों ने एक से बढ़कर एक लेक्चर्स दिए हुए हैं, टॉपर्स के भी लेक्चर्स हैं जिसमें वो बताएंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो मैं अपना पार्ट बताऊंगा, और बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ें बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, बहुत बारीक चीज़ें बताऊंगा, जो मैंने समझा है, जो सीखा है वही बस बताऊंगा फ्रेंड्स। तो तैयार हो जाइए, चीज़ों को एक्सप्लेन करके मैं आपको आज हर चीज़ कनेक्ट करके बताने वाला हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहला सवाल जो हमारे फौजी भाई का है कि सर यूपीएससी की तैयारी जॉब करते हुए कैसे कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया सवाल है, क्योंकि एक मेरा बचपन का दोस्त है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, और वो भी एक फ़ौजी है, और मुझसे कई बार बात होती है तो वो अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो जॉब है, अलग अलग टाइप की जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। कुछ लोग रात में काम करते हैं, कुछ लोग दिन में काम करते हैं, किसी की ड्यूटी चेंज होती रहती है, जैसे कोई आर्मी में है तो उसकी ड्यूटी चेंज होती रहेगी। तो आपको एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाना है। आपके 24 घंटे में आप 8 से 10 घंटे ही काम करते हैं, तो 8 घंटे वो हो गए, फिर आपके 8 घंटे की नींद हो गई, 16 घंटे बचे आपके पास, बाकी के 8 घंटे। इन 8 घंटे में अगर आप 5 से 6 घंटे भी निकालते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 घंटे, मिनिमम 3 से 4 घंटे, इसमें एक ही पॉइंट है कि आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे निकालने की पूरी पूरी कोशिश करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ओके, पहला तो ये पॉइंट हो गया। तो आपको उसी वे में शेड्यूल बनाना है। जैसे अगर मैंने देखा है, जब हम लोग दिल्ली में थे, और 1-2 बार हम लोग रात में कहीं गए, मार्केट गए, और हम एक बार एटीएम निकालने के लिए गए थे, तो एटीएम से पैसे निकालने के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक हमें गार्ड मिला, और वो गार्ड जो था उसके पास पूरी बैंक पीओ और सारे बुक्स मटेरियल रखा हुआ था। तो हमने उससे पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, तो वो बोला सर मैं बिहार से हूँ और गांव से आया हूँ, और तैयारी करना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे, तो गार्ड की नौकरी पकड़ ली है और नाइट ड्यूटी लेता हूँ। मैंने बोला नाइट ड्यूटी क्यों लेते हो भाई, तो उसने यही बोला कि सर रात भर मैथ्स लगाता हूँ, बैंक में मुझे नौकरी चाहिए, तो मैं नाइट स्टडीज़ करता हूँ, और उसके लिए एटीएम का जॉब सबसे अच्छा है। एटीएम में गार्ड बन गया हूँ, तो रात में वैसे भी कोई पैसा निकालने नहीं आता 10-11 बजे के बाद, तो मैं रात भर जगता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली कि अरे हम तो काफ़ी बेटर प्लेस में हैं और बेटर वे में कर पा रहे हैं। ये देखो, ये बंदा कितना मतलब सिर्फ गांव से आने के पर भी, और एक गार्ड की जॉब के साथ भी, वो बंदा एक 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 डेडिकेशन, एक जुनून रखता है, और एग्ज़ाम पास करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाइए।
अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को आइडेंटिफाई कीजिए और ये पता लगाइए कि आपके वो कौन सा टाइम है जिसमें आप मोस्ट प्रोडक्टिव रहते हैं, और उस प्रोडक्टिव टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और बेसिक जो एरियाज़, इंपॉर्टेंट एरियाज़, उनको स्टडी करके उनको समझने में और उनको इंटरकनेक्ट करने में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी वाइटल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम्स। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फैक्ट याद कर लेने से या फैक्ट लिख लेने से कुछ नहीं होगा, आपको इशू को समझना होगा, इशू को इंटीग्रेट करना होगा, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझना होगा, उसको एक जगह पे अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो वो क्वालिटी आवर्स अपने आप आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे वो मेरा एक दोस्त है जो रात में जब भी उसकी नाइट ड्यूटी होती है तो वो अर्ली मॉर्निंग आता है और 1-2 घंटे और पढ़ाई करके फिर सो जाता है, इतना स्टेमिना है उसमें। या फिर वो उसकी अगर मॉर्निंग में ड्यूटी चल रही है, आर्मी में है, तो वो नाइट में 2 घंटे 1 घंटे पढ़ लेगा। तो ऐसे करके वो डेली क्वालिटी आवर 2 से 3 घंटे निकालता है। तो एटलीस्ट वो 2 से 3 घंटे आपको कैश करना आना चाहिए। एक तो हो गई चलिए मेन क्वालिटी आवर्स की बात। उसके बाद आपके बहुत सारे बीच बीच में वो टाइम मिलते हैं, मतलब कि लंच टाइम हुआ या मॉर्निंग का टाइम हुआ या आप नाश्ता कर रहे हैं या आप डिनर कर रहे हैं, वो 5 मिनट 10 मिनट, उसमें आप कोशिश कीजिए कि उसके फैक्ट्स याद करना, उसको रिवाइज करना। मतलब स्टीलिंग, इट्स ए काइंड ऑफ स्टीलिंग टाइम। मतलब आपने फैक्ट्स रिवाइज कर लिया, आपने टाइम थोड़ा सा निकाल करके उसमें से 4 पॉइंट देख लिए, या 5-6 एमसीक्यूज़ आपने लगा लिए, उसको आप मोबाइल ऐप में भी यूज़ कर सकते हैं, वो एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट है उसमें भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको मिल जाते हैं, उसका मोबाइल ऐप है उसमें भी आप एमसीक्यूज़ लगा करके और थोड़ा सा अपना नोट डाउन कर सकते हैं जो भी आपको नोट समझ में आए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा स्टीलिंग टाइम वाली स्ट्रेटजी से मिनिमम 30 से 40 मिनट पूरे दिन में निकालने पड़ेंगे। अब वो आपको अपने से डिवाइस करनी है, क्योंकि हर एक का जॉब प्रोफाइल और काम करने का तरीका अलग होता है। तो आपके पास अगर 1 घंटे का लंच है, उसमें 20 मिनट में या 10 मिनट में लंच खत्म हो जाता है, आप खाना खा करके आप निवृत्त हो सकते हैं, और उसके बाद 10 से 20 मिनट या 30 मिनट तक आप मिनिमम उसमें पढ़ाई में लगा सकते हैं। तो आपके हाफ एन आवर वो हो गए। फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी थोड़ा सा पढ़ते हुए, मतलब ब्रेकफास्ट करते हुए आप न्यूज़ लगा लीजिए या फैक्ट्स को रिवाइज कर लीजिए या फिर आप कोई एनालिसिस सुन लीजिए। तो आपको मल्टीमीडिया अप्रोच रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं सिर्फ बुक्स पढ़ रहा हूँ और उसी से मुझे करना है। आपको मोबाइल यूज़ करना आना चाहिए, आपको ऐप्स पता होने चाहिए। बहुत सारे ऐप्स आजकल आ गए हैं, बहुत सारे मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल है। बट हाँ, उसमें आपको टॉपिक पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एरिया पता होना चाहिए, और उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और उसको 3D अप्रोच में एक होलिस्टिक वे में उसको कवर अप कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो ज्योग्राफी को इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना है। मतलब आपको नदी, नेशनल पार्क, ट्राइब्स, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज, और उसके बाद उसमें कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है या यूनेस्को ने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन, उसमें यूनेस्को की कुछ आई हुई है करंट अफेयर्स में, उन सबको इंटीग्रेट करना है। और वो इंटीग्रेशन आसान नहीं है, उसके लिए आपको अलग अलग जगह पे मटेरियल इकट्ठा करके और उसको पढ़ के उसको एक जगह पे लिखना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में तो रखनी ही है। प्लीज़ माइंड इट। आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच जैसी मैंने बताई, 3D अप्रोच, वो बटर वाली स्टोरी, उसको तो फॉलो करना ही है। अगर किसी ने ये पुराना वीडियो, कहानी वाला वीडियो नहीं सुना है, स्ट्रेटजीज़ के बारे में नहीं देखा है, प्लीज़ उसको देख लीजिए। दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिससे कि आप इस वीडियो को बेटर वे में समझ पाएंगे, उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, एक तो ये वाला पार्ट हो गया कि आपके नॉर्मल शेड्यूल में आपको 2 से 3 घंटे मिनिमम और मैक्सिमम 5 से 6 घंटे निकालने की कोशिश करनी है, और टाइम स्टील करना है मिनिमम 30 से 40 मिनट मिनिमम। कोशिश कीजिए, आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़, आप लोग अपने टाइम किलर्स आइडेंटिफाई कीजिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या कुछ और जॉब कर रहे हैं साथ में या आर्मी में हैं, आपका जो टाइम किलर है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। फ़ोन कॉल्स टाइम किलर हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स अगर आपके हैं, एक बार शांति से बैठिए और एक जगह से जॉट डाउन कीजिए कि व्हाट आर योर टाइम किलर्स। आपकी फेसबुक टाइम किलर्स हो सकती है, व्हाट्सअप टाइम किलर हो सकता है, टिकटॉक टाइम किलर हो सकता है, आपके अननेसेसरी फोन्स टाइम किलर्स हो सकते हैं। कई बार लंच करने बैठे और फ़ोन आ गया या व्हाट्सअप पे किसी ने कुछ भेज दिया, वही देखने लग गए या किसी से बात करने लग गए, तो ये बहुत सारे टाइम किलर्स हैं। तो वो टाइम किलर्स आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको किल करना है, उससे आपका मिनिमम 20 से 30 मिनट और निकलेगा। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको डेडिकेटेड वे में यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको टाइम किलर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, अपने आप को और सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, और अपना एक फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजिक प्लान या टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और फिर आपको जो मैंने बताया बटर वाली अप्रोच, उसको फॉलो करनी पड़ेगी।
हाउ टू स्टील टाइम, इसके बारे में भी मैंने वीडियोस बना दिए हैं, उसके बारे में भी आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका टाइम शेड्यूल वाइल वर्किंग। अब आपको जो छुट्टियां मिलती हैं वो छुट्टी आप कैसे कैश कर सकते हो। जैसे कोई कॉर्पोरेट में है या कोई स्टूडेंट है, उसको सैटरडे संडे मिल जाता है। वो सैटरडे संडे में आप टारगेट रखिए कि मिनिमम 6 to 8 आवर्स, मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 to 9 आवर्स निकालेंगे। आप बोलोगे कि सर थक जाते हैं, 5 दिन काम करते हैं, सैटरडे संडे मिलता है, उसमें सर पढ़ाई हमसे नहीं होती। फ्रेंड्स, बिल्कुल मानता हूँ ये सच है, लेकिन आपको अपनी कैलिबर को बढ़ाना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हाँ, आप महीने में एक संडे फ्री रख लीजिए। भाई आपको 4 संडे, 4 शनिवार, 4 संडे मिल रहे हैं, 4 सैटरडे मिल रहे हैं, एक या 2 सैटरडे संडे अपना फ्री कर लीजिए। वो मैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपने छुट्टियों को, अगर मान लीजिए कोई RH या GH पड़ जाती है, गेस्टेड हॉलीडे पड़ जाता है, तो उसको इस वे में कैश कीजिए कि यस मेरा ये दिन की छुट्टी आ रही है, इसमें मुझे 6-7 घंटे का टारगेट निकाल देना, मेरा ये टारगेट है, मेरे ये टॉपिक्स हैं, ये मटीरियल है और ये मेरा टाइम शेड्यूल है उस दिन के लिए। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स भी आप बना सकते हैं कि ये वीकेंड आ रहा है, मुझे ये खत्म करना है, मुझे ये छुट्टी पे मुझे ये खत्म करना है। और उसको ना बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट्स अपने ऊपर मत रखिए। सबसे बड़ा डिमोरलाइज्ड होने का जो कारण है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने लिए अनरियलिस्टिक टारगेट रख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अपने लिए अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं रखने हैं। कोई बोल दे कि मैं 5 दिन 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, आर्मी में हूँ, और फिर मैं सोचूं कि वो बोल रहा है कि 6 दिन बाद मुझे अभी ये सैटरडे या संडे रेस्ट मिला है तो मैं मिनिमम 8 घंटे पढ़ूंगा। नो, उसमें आप मैक्सिमम 3 से 4 ही घंटे पढ़ पाओगे। बी क्लियर ऑन दैट पार्ट, आपको अपना कैलिबर पता होना चाहिए। ओके, देन आगे आप और क्या अप्रोच रख सकते हो। तो मैंने एक गुटका अप्रोच बताई हुई है कि आपको सब्जेक्ट मैटर को, जो बेसिक्स हैं, जो उसके बिल्कुल की पॉइंट्स हैं, उसको एक गुटका बना के और उसमें जो चीज़ें अपडेट कर करके उसको गुटका मेंटेन करना है। कई करंट अफेयर्स की चीज़ें आती रहती हैं, नए फैक्ट्स आते रहते हैं उसी टॉपिक्स में, वो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको वहाँ पे एडिशनली लिखनी है। तो आपका वो गुटका अप्रोच है जो आप यूज़ कर पाएंगे बीच बीच में उसको रिवाइज करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। तो वो एक गुटका अप्रोच पॉकेट डायरी आपको बनानी है। दूसरी चीज़ है कि आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। देखिए, आप होल्ड सोल प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप एक एक वर्ड टू वर्ड सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। या अगर आपको लगता है कि मुझे अगले साल ही IAS के एग्जाम देना है, PCS में बैठना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको की एरिया की टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेंस के जितने पेपर्स आए हुए हैं 5-7 साल के, प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, उनको लगाने पड़ेंगे और उसमें दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है। अगर मेरे टाइम में आप देखोगे 2013, 14, 15 का पेपर, 12 का पेपर देखोगे, उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। चिल्का झील से क्वेश्चन आ गए हैं, चिल्का लेक और भीतरकर्णिका से 3 बार लगातार पूछा है। मेरे टाइम में वो नेचुरली फाउंड स्पीसीज ज्योग्राफी में पूछे हैं। मेरे टाइम में वो एग्रीकल्चर में जो कंपोस्ट और राइस के ऊपर 1-2 लगातार क्वेश्चन आया है, ग्राफीन के ऊपर लगातार क्वेश्चन आया है। तो आप प्रीलिम्स को ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा। एक क्वेश्चन हमेशा जैन बुद्ध पे आता है तो आपका जैन बुद्ध तैयार हो गया। 1 से 2 क्वेश्चन आपके वाटर पे और वाटर पॉलिसी पे और वाटर टॉक्सिसिटी पे आते हैं, इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं। केमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं कि उसमें कौन सी टॉक्सिसिटी है। कंप्यूटर का जो जंक मटेरियल, उसमें क्या क्या मेटल्स पाए जाते हैं, वो घूम फिर कर 1-2 बार पूछा है। 1-2 क्वेश्चन डांस के ऊपर आता है। साउथ के डांस और नॉर्थ ईस्ट के डांस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल डांस से 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसे करके आपको एरिया आइडेंटिफाई करने हैं। 5-7 साल 8 साल के क्वेश्चन ब्राउज करके आपको आइडेंटिफाई करना। जैसे कि अभी एक ट्रेंड था, मैंने जब तक एग्जाम दिए हैं 15-16 तक, तो उसमें एक ट्रेंड था कि एक क्वेश्चन हमेशा वो रिपोर्ट से ज़रूर आएगा। इंडेक्स से एक क्वेश्चन आता ही आता है कि ये इंडेक्स किसने दिया, या इसमें इंडिया का रैंक क्या है, या ये कौन जारी करता है, ये रिपोर्ट कौन निकालता है। वो एक जगह आप लिख लीजिए, 50-60 रहती हैं, आपको रट्टा लगाना है लास्ट मोमेंट में, वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके आपको टॉपिक्स एरिया प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और अच्छा मटेरियल चूज़ करना पड़ेगा। तो अच्छा मटेरियल मतलब 3D अप्रोच, एक अच्छा क्लासिक मटेरियल फ्रॉम ए गुड कोचिंग। क्लासिक आपके आइडियल जो बुक्स हैं वो इंटरनेट में भरी पड़ी हैं, हर एक चीज़ की 10-10 बुक लोगों ने बताई हैं, वो बुक्स हो गई। और उसके बाद आपके नोट्स, ये तीनों को कंबाइन करने के बाद लास्ट में क्या बचेगा, गुटका। गुटका क्या बचेगा, आपके गुटके में होंगे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वो टॉपिक वाइज, एरिया वाइज आपको अप्रोच जाना पड़ेगा। इट्स लाइक कि अगर आपको, मैं बोलता हूँ कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली कैसे जाना है, दिल्ली आप पैदल भी जा सकते हो। अगर आपको नागपुर या बिलासपुर से दिल्ली जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हो, तो 2 महीने 3 महीने में पहुँचोगे। और अगर आपको बोल दें कि नहीं भाई आपको 24 घंटे पहुँचना है, तो आप ट्रेन से जा सकते हो या बस से जा सकते हो, चार्टर्ड बस पकड़ के। फिर कोई बोलते हैं नहीं भाई आपको 2 घंटे में पहुँचना है, तो आप प्लेन से जाओगे।
ठीक है, तो आप कौन से वाले हो? आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपकी अप्रोच क्या होगी? आप ट्रेन वाले हो, ठीक है, ट्रेन वाले हो या प्लेन वाले हो सॉर्ट ऑफ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्लेन पकड़ना पड़ेगा, आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो आप हर चीज़ एकदम डिटेलिंग में पैदल चलते हुए और पूरे सिलेबस देखते हुए नहीं जा सकते, ठीक है। तो हवाई सर्वेक्षण नहीं कर सकते। हवाई सर्वेक्षण है, अगर आपको पूरे प्रीलिम्स की तैयारी कर ली है और हवाई सर्वेक्षण करना है तो आप पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस 10 दिन या 15 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। वो हो गई आपकी हवाई जहाज वाली अप्रोच, ऊपर से उड़ते हुए चले गए, देखते हुए चले गए, हो गया रिवीजन। फिर 40 दिन 50 दिन बचे हुए हैं आपके पास और आपको पढ़ाई करनी है और आपके पास 4-5 ही घंटे आप दिन के दे सकते हैं। तो फिर आप पकड़ लीजिए अपनी ट्रेन वाली अप्रोच कि भाई मुझे 40-50 दिन में ये ट्रेन के थ्रू पहुंचना है उस जगह तक, मतलब थोड़ा सा डीप में जाकर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करना है। और अगर आपको बोला है कि आपके पास 120 दिन है, साल है, ठीक है, पूरा साल पड़ा हुआ, अगले साल आपको प्रीलिम्स देना है, तो आप पैदल चल के जाइए, सब चीज़ें देखते हुए जाइए, रूट आइडेंटिफाई करते हुए जाइए, हर एक चीज़ को, टॉपिक को स्टडी करते हुए जाइए। तो इस अप्रोच में आपको खुद ही समझना है कि मुझे कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेटर रहेगी या किस वे में मैं अपने आप को इवॉल्व कर सकता हूँ, किस वे में मैं अपना एक फ्लैक्सीबल प्लान बना सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने लिख दिया है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो आदमी नौकरी कर रहा है या जो बंदा क्लास ले रहा है, क्लास कर रहा है, कोई डिग्री कर रहा है, बीएससी बीए एमए कुछ भी कर रहा है, क्लास भी जाता है, उसके लिए एक ही अप्रोच है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको रेगुलर होना पड़ेगा, आपको अपना एक गुटका बनाना पड़ेगा, आपको अपने की टॉपिक्स और अपने एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए बैकग्राउंड होमवर्क करना पड़ेगा और अपने हॉलीडे कैश करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये इतना काफ़ी होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि स्पेसिफिकली और क्या आपको चाहिए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको इस टॉपिक पे मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन लोगों ने बोला हाउ टू चूज़ योर ऑप्शनल, सर इसके बारे में बताइए। तो इंडिया में एक ट्रेंड है, या तो लव मैरिज होती है या अरेंज मैरिज होती है। साहब, लव मैरिज तो कम ही होती है, ट्रेंड भले ही है, लेकिन अरेंज मैरिज ज़्यादा होती है। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि भाई इंडिया में अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो मैंने अपना बॉटनी और मेरा ऑप्शनल, मैं ज्योग्राफी ना लेकर के बॉटनी भी ले सकता था या जूलॉजी भी ले सकता था, तो मैंने नहीं लिया, मैंने अरेंज मैरिज की। मुझे जो लगा कि हाँ भाई, मैंने सबसे पहले 12th की एनसीईआरटी देखी, स्टडी मटेरियल देखा, कौन सा अवेलेबल है, कौन सी कोचिंग अच्छी अवेलेबल है और किससे मुझे जीएस में हेल्प मिलेगी, उस हिसाब से मैंने ऑप्शनल चूज़ किया। तो आई वेंट फॉर अरेंज मैरिज। लेकिन अगर कोई बोलता है कि सर मुझे लव मैरिज है, मैंने ग्रेजुएशन में एक ऑप्शनल एक सब्जेक्ट पढ़ा, उससे मुझे प्यार हो गया, आप रात में मुझे 2 बजे भी उठा करके बोलो कि आपको इकोनॉमी पढ़नी है या हिस्ट्री पढ़नी है, जो आपने बीए या एमए में पढ़ा है या बीटेक में जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़े, मैं पढ़ने को तैयार हूँ, तो आप ले सकते हो। अब मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि कई सारे लोग जो आईआईटी, टॉप आईआईटी से पढ़ते हैं, वो भी टेक्निकल ऑप्शनल लेने से कतराते हैं। ये पार्ट है, वो सोचते हैं कि यार ये बहुत टेक्निकल था और इसमें जो बंदा क्वेश्चन सेट करेगा वो भी आईआईटी दिल्ली लेवल का ही होगा, फिर वो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन सेट करेगा, मार्क्स इसमें आएंगे नहीं, छोड़ दो। और वो क्या करते हैं, फिर देखते हैं ट्रेंड 4-5 साल 6 साल में किस ऑप्शनल में अच्छे नंबर आए हैं, मटेरियल अच्छा अवेलेबल है, अच्छा मास्टर अवेलेबल है जो बढ़िया से हर चीज़ को बताता है, चमत्कार कर देता है वो, मतलब उससे पढ़ लिया, मतलब यूपीएससी में 500 में से 250 से ऊपर तो आने ही आने, इस तरीके का कुछ है। तो आप आर्ट ऑप्शनल या नॉन टेक्निकल ऑप्शनल अरेंज मैरिज के तरीके से चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं लव मैरिज कर सकता हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट मैं एकदम पढ़ता आ रहा हूँ, मैं मैथ्स ले सकता हूँ, आईआईटी दिल्ली टाइप का स्टूडेंट हूँ, तो मैं मैथ्स टैकल कर सकता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकता हूँ, तो ठीक है, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रेंड मिक्स्ड है। अब आप ये नहीं बोल सकते स्ट्रेट फॉरवर्डली कि टेक्निकल सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनका टेक्निकल सब्जेक्ट काफ़ी स्कोरिंग रहा है और वो सिलेक्ट भी हुए हैं, और ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जिन्होंने चूज़ किया और सिलेक्ट हुए हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू चूज़ एंड हाउ यू प्रिपेयर दैट सब्जेक्ट, क्योंकि सिलेक्शन सभी सब्जेक्ट से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता है और बाकी से होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ट्रेंड आता है कि भाई आपकी कुछ उसमें अंदर ही अंदर कुछ मार्क्स के ऊपर नीचे कुछ, जैसे यूपीएससी करती है उसके बेसिस पे एक ऑप्शनल चल गया, वहाँ थोड़े ज़्यादा मार्क्स आ गए तो लोग थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गए, ये हो सकता है। तो यू हैव टू टेक योर कॉल। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान आपको रखनी है कि जब आप ऑप्शनल चूज़ कर रहे हो तो सिर्फ मटेरियल और टीचर और इसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। उसके लिए आप एनसीईआरटी देखिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्योंकि एक बार ऑप्शनल आपने चूज़ कर लिया, शादी हो गई, तो फिर डिवोर्स नहीं लेना है भाई। फिर वो आपके समाज में जैसे बोलते हैं ना, डिवोर्स बड़ा नेगेटिव है, वो वैसे ही हो जाएगा आपके साथ। तो शादी एक ही बार करनी है, लेकिन सोच समझ करके।
आप देख लो क्या ऑप्शनल आपको बेस्ट पड़ रहा है। अगर थोड़ा और टाइम लेंगे आप लोगों से मिलिए, 2-3 ऑप्शनल को सब स्टडी कीजिए, कोचिंग में जाइए। लोग बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करते हैं, मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट थिंक। और हाँ, अगर आपको फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, आप टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हो, आपकी वे ऑफ स्टडिंग अप्रोच एंड परसीविंग अप्रोच थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट टाइप की है, तो आप इसमें जा सकते हो टेक्निकल सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आप बोलते हो कि 3 इडियट्स का वो जो फोटोग्राफर मैं हूँ और वो जो दूसरा बंदा जो बेचारा अंगूठियाँ पहन करके आ गया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो मैं हूँ, चतुर्लिंगम नहीं हूँ, या फिर मैं रांचो नहीं हूँ, तो फिर आपको आर्ट्स की तरफ जाना ही पड़ेगा। फिर आप, अगर आपका एलोबरेटिव वे में पढ़ने का थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आप थोड़े से क्रिएटिव हैं, आपको कहानियाँ पसंद हैं, आपको सब्जेक्ट इश्यूज पसंद हैं, तो आपको आर्ट्स के ऑप्शनल आप ले सकते हो। आर्ट्स के ऑप्शनल में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका एक पार्ट जीएस का तैयार हो जाता है, ऐसे के कुछ पार्ट तैयार हो जाते हैं, ये एडवांटेज आपको मिलता है। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी ले लिया या हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया, तो आपका जीएस का एक पार्ट तैयार हो गया। आप उसके कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसे बहुत अच्छा लिख पाओगे, आपकी लैंग्वेज डेवलप होगी, आपकी कंटेंट और आपकी जो सिंथेसिस है उसमें आपका थोड़ा सा हेल्प होगा। सिंथेसिस का मतलब है हाउ यू इम्प्रोवाइज इन योर आंसर्स, ठीक है। तो ऑप्शनल जो है इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू डिसाइड, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। हर आदमी की अपना अपना एक इंडिविजुअल चॉइस होती है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शनल लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देन कुछ पॉपुलर ऑप्शनल्स मैंने ऐसे लिख दिए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हैं, और भी कई सारे पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं। ज्योग्राफी एक अच्छा ऑप्शनल है, ज्योग्राफी मेरा रहा है, बाद में मैंने ज्योग्राफी छोड़ करके साइकोलॉजी कंटिन्यू किया था क्योंकि एक ही सब्जेक्ट अलाउड था। तो ज्योग्राफी में आपको फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा साइंटिफिक भी है, कॉन्सेप्चुअल है, और इसमें आपका जीएस का पार्ट काफ़ी कवर हो जाता है। और अगर आपको मज़ा आता है ज्योग्राफी पढ़ने में, चीज़ों को ऑब्जर्व करने में और उसको इंटीग्रेट करके समझने में, तो आप ज्योग्राफी ले सकते हो। इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि थोड़ा सा फैक्चुअल है, याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी है, और कई बार यूपीएससी जो है ऐसे एरिया से सवाल पूछ देगी कि आपको लगेगा कि ये तो सब्जेक्ट में ही नहीं था, पता नहीं क्या आ गया। तो कई बार बीच बीच में ज्योग्राफी में मार्क्स कम आए हैं, बट ट्रेंड हमेशा से रहा है, लोग अभी भी ज्योग्राफी ले रहे हैं। इट्स ए सेफ ऑप्शनल, मेरे हिसाब से सेफ है। बट फ्रेंड्स, आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं आपको ये हर किसी को रिकमेंड करूँ, ये आपके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ऑप्शनल साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी थोड़ा सा साइंटिफिक है, जो साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं, जिनका बीटेक होता है या एमबीबीएस होता है, या कुछ जिन्होंने बीए एमए साइकोलॉजी किया है, उनके लिए बड़ा सिंपल और बड़ा लुक्रेटिव ऑप्शनल है। इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। इंग्लिश मीडियम में ही ऑप्शनल अवेलेबल है, हिंदी में आप इसको चूज़ नहीं कर सकते, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ये इंग्लिश वालों के लिए ही है। आई विल सजेस्ट कि इसको इंग्लिश मीडियम वाले लोग ही चूज़ करें। और इसमें सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आपकी लैंग्वेज में कमांड बहुत अच्छी हो जाती है, वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ी का खेल होता है इसमें, और इसमें स्टडी मटेरियल भी अच्छा अवेलेबल है और टीचिंग भी बहुत अच्छी अवेलेबल है। देन तीसरा ऑप्शन सोशियोलॉजी। अगर आपका थोड़ा सोशल इश्यूज़ में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है और ये आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, या आपको लगता है कि इसमें अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, या आपको लगता है कि ये इसमें इसके जो इश्यूज़ हैं उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, जस्ट वॉच सम वीडियोज़, वॉच सम काइंड ऑफ इंटरव्यूज़ ऑफ टॉपर्स जिन्होंने सोशियोलॉजी ली हो। फिर उसके बाद आप अपनी थॉट प्रोसेस स्टार्ट कीजिए कि मुझे सोशियोलॉजी लेना चाहिए कि नहीं। जस्ट ये मत सोचिए कि इसमें मार्क्स नहीं आए तो नहीं लेना है, या मार्क्स आ गए तो लेना है, बस ये आपका अप्रोच नहीं होना चाहिए। देन एंथ्रोपोलॉजी, वेरी गुड ऑप्शनल, बहुत जल्दी रिवाइव हुआ है। पिछले 4-6 साल पहले थोड़ा सा डाउन था, लोग नहीं लेते थे, अभी लोग लेने लगे हैं, मार्क्स भी ठीक आ रहे हैं। और एंथ्रोपोलॉजी में आपको, अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है, अगर आपको ट्राइबल ज़माने की स्टडीज़ थोड़ी सी करनी है, तो आप एंथ्रो ले सकते हो, इट्स ए गुड ऑप्शनल। देन फॉर आवर फ्रेंड्स हु बिलोंग टू सम स्पेसिफिक स्टेट लाइक साउथ, या उनकी कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज है, या जिनको लगता है मुझे साहित्य पढ़ना बहुत पसंद है, उनके लिए लिटरेचर इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शनल। कन्नड़ लिटरेचर, मेरा एक दोस्त का था, कन्नड़ लिटरेचर में हमेशा उसके अच्छे मार्क्स आते थे और उसको कन्नड़ लिटरेचर पसंद भी था, तो एक एडवांटेज वहाँ पे मिलता है। अगर आप हिंदी साहित्य लेते हैं, अगर आपकी हिंदी में अच्छी कमांड है, हिंदी फास्ट लिख लेते हैं, अशुद्ध नहीं लिखते हैं, सुंदर हैंडराइटिंग है, और कविताओं और गद्य और पद के ऊपर आपको थोड़ा सा मज़ा आता है, बचपन में हिंदी अच्छी थी आपकी, तो आप सोच सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शनल। मैं बोलूँगा, लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन इसमें मैं कह सकता हूँ कि स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा अवेलेबल है और कोचिंग अवेलेबल है। और इसमें मैं कई लोगों को जानता हूँ जो MBBS थे, IITian थे, और उन्होंने हिंदी साहित्य से IAS बने हैं,
मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, बट ये यूपीपीसीएस के लिए उतना सेफ ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि उसमें कई बार मैंने सुना है मार्क्स वगैरह थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। बट यूपीएससी के लिए हिंदी साहित्य इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शनल। फिलॉसफी, अगर आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव ऑप्शनल चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कर सकें, क्रिएटिविटी दिखा सकें, कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग अलग वे में लिख सकें, तो आपके लिए फिलॉसफी इज़ ए गुड ऑप्शनल। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मीडियम का प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ख्याल से फ्रेंड्स साइकोलॉजी में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन लोगों ने पूछा कि सर आइडियल टाइम शेड्यूल फॉर स्टडी बताइए, कि सर किस वे में आप पढ़ते थे, या शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए आइडियली। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग फ्रेंड्स, देयर इज़ नो आइडियल टाइम शेड्यूल, कि ऐसा कोई आइडियल शेड्यूल नहीं है। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक से आप एक शेड्यूल बना लीजिए और उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कब आप मोस्ट प्रोडक्टिव रहते हैं, कब आप थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं, कब आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा होते हैं, उसके हिसाब से टाइम प्लान कीजिए। जो मोस्ट अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक्स हैं जिनको आपको समझना है, इंटीग्रेट करना है, वो आप ऐसे टाइम के लिए रखिए जब आप मोस्ट प्रोडक्टिव रहते हैं। जब आपको लेथार्जी फील होती है उस टाइम में आप सीसेट पढ़िए, सीसेट प्रिपेयर कीजिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के नोट्स बनाइए, कुछ अपने एमसीक्यूज़ लगाइए, कुछ मॉडल आंसर बनाइए। उस टाइम में आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग में जैसे मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ, मैं लेट नाइट वाला बंदा हूँ, तो मैं मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 तक उठता था और 9 बजे से बैठ करके 9 से 11 मेरा न्यूज़पेपर का टाइम होता था। और न्यूज़पेपर में 9 से 11 पढ़ने के बाद वो सब मैं उस आधे घंटे में वो सारे नोट्स बनाता था। फिर 11:30 बजे के बाद 11:30 से लेकर के 1:30 से 2 बजे तक मैं एक अपना जीएस का पार्ट पढ़ता था। कोई मैगजीन या कोई सब्जेक्ट ऑप्शन वाइज मैंने बना रखा था कि इस दिन मैं ये पढ़ूंगा, इस दिन मूड नहीं आया तो ये टॉपिक पढ़ लूँगा। तो वो एक कोई जीएस का सब्जेक्ट जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसमें से कुछ भी उठाता था। फिर लंच करने के बाद लेथार्जी होती थी, तो 2:30 या 3 बजे से लेकर के 6 बजे का टाइम था मेरा एमसीक्यूज़ लगाने का, मॉडल आंसर लिखने का, या फिर नोट्स बनाने का, या ब्राउज़ करने का कि भाई इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में और क्या इंपॉर्टेंट है, या और क्या इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल है, या न्यूज़ में चल रहा है, या पिछले 5 सालों में ये क्या क्या पूछा है अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में। जैसे कई सारे, एक बार मेडिसिनल प्लांट पे क्वेश्चन आया था, तो वो मेडिसिनल प्लांट यूपीपीसीएस में 2 साल पहले ही पूछ चुकी थी यूपीपीसीएस, तो आईएएस में वो चीज़ आ गई थी। तो हम लोग उसको स्टडी कर रहे थे कि ये कहाँ से ऐसे कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट हैं जिस पे सवाल बन सकता है। तो ये सारे जो जिसे कहते हैं ना कि आपको पोस्टमार्टम टाइप के काम, और जिसमें आपको मेंटली इन्वॉल्व होना पड़ता है बहुत ज़्यादा और कुछ हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, वो वाले काम आप 3 से लेकर 6 बजे तक कर लीजिए। फिर 6 बजे के बाद फिर भी आपके 6 से 7 भी में डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। 6 से 9 के बीच में आपका टाइम ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर निकल गए, चाय पीने निकल गए, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। तो डिस्टर्बेंस में कि आपको क्या करना है, डिस्टर्बेंस के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो आपने लंच टाइम के बाद पढ़ा है उसी को रिवाइज़ कीजिए, जो आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज़ कीजिए, उसको डिस्कशन मोड में लाइए। अगर कोई आ गया उसको पकड़ लीजिए, हाँ भाई इसका बताओ, मैंने आज ही पढ़ा है, फ्रेश किया है, मैं फ्रेश पढ़ा है, मेरा रिवीजन हो जाएगा। तो जो आ रही है जनता, अगर वो पढ़ने वाली होगी तो आपके साथ डिस्कशन कर लेगी, नहीं तो भाग जाएगी टू बी वेरी फ्रैंक। तो वो चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है। कुछ लोग जिनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उसमें पढ़ने का, तो आप अपना प्रोडक्टिव एक ऑप्शनल या कोई सब्जेक्ट लेकर के उसमें प्रोडक्टिविटी भी अपनी अच्छी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर आपका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा फिर पढ़ाई स्टार्ट होती थी 10 बजे से। मैं 9 से 10 वॉक का टाइम ख़त्म करके 10 बजे से मेरी पढ़ाई होती थी 2 से 2:30 तक। ये 4 घंटे से 4.5 घंटे में पूरे अपने क्वालिटी आवर्स में निकालता था। मेरे कहने का मतलब ये कि इसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बेसिक्स हैं, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर पढ़ना है, वो सब मैं 4 घंटे अपने इसमें यूज़ करता था। तो एक रफ़ आइडियल टाइम है और उसको आप प्लान करके कर सकते हो। कई बार जब हम कॉलेज में, मैं जो कि एमएससी पीएचडी के साथ ही मैंने तैयारी की है, तो जब हम क्लास वगैरह जाते थे तो वो मैंने 10 से लेकर के 3 का टाइम जो है वो मैंने फ्लेक्सी टाइम बना रखा था। शेड्यूल मेरा बहुत फ्लेक्सिबल रहता था। कोचिंग के हिसाब से भी मैंने फ्लेक्सिबल टाइम बना रखे थे। तो आप ये मत सोचिए कि कोई आइडियल टाइम रहेगा और उसको बिल्कुल रिलीजियसली उसको पूरे सालों साल उसको फॉलो करना है। आप अपने कंडीशंस के हिसाब से कुछ अपने फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स बनाइए और उन शेड्यूल्स में अपना डायरेक्शन और आपकी हार्डवर्क वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर ले रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसके बढ़िया गुटके तैयार हो रहे हैं आपसे, और आप चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ रहे हैं, तो टाइम लगेगा बट यू विल बी इन अ राइट डायरेक्शन, और आपको कंटेंट जो है, आपके कंटेंट में कमांड जो है कुछ दिनों बाद अच्छी हो जाएगी।
और जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये फ्री टाइम है, लेजर टाइम है, तो उसको भी आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप उसको कहीं टीवी सीरियल्स वैसे देखिए जो यूपीएससी में हेल्प करें, या वैसी मूवीज़ देखिए, या वैसा ग्रुप बनाइए जिसमें आप उसको डिस्कस कर सकें चलते फिरते चाय पीते। ये भी आप उसको इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा बेटर वे में स्ट्रेटजी और अपनी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यही मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में, यूपीएससी इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। तो आपको यूपीएससी की एक जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ फ्रेम है, उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा ढालना पड़ेगा। देन लोगों ने बोला सर 40 दिन की स्ट्रेटजी के बारे में बताइए सर, अगर 40 दिन बाकी हों तो उस प्रीलिम्स से पहले तो हम क्या क्या करें। तो इसमें मैंने पहले भी बताया है कि आप अपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई कीजिए प्रीलिम्स के लिए, खासकर स्टैटिक पार्ट्स के टॉपिक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। मतलब जो आपने 10 साल की यूपीएससी के पेपर लगाए हैं, कुछ मॉक्स लगाए हैं, उसके बेसिस पे 100-150 टॉपिक, 200 टॉपिक तक आप स्टैटिक पार्ट के बना लीजिए, 200 टॉपिक 250 टॉपिक आप अपने करंट अफेयर के बना लीजिए, और उसके ऊपर आपको 3D एनालिसिस करना है। 3D एनालिसिस का मतलब ये है कि उसको इंटरनेट से भी खंगालना है, उसको 2 कोचिंग मटेरियल से भी निकालना है, आइडियल बुक से भी निकालना है, और करंट अफेयर में क्या चल रहा है उसको भी कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप अपना एक गुटका बना करके, प्रीलिम्स के 2 गुटके बनेंगे, एक स्टैटिक पार्ट वाला, एक करंट अफेयर्स वाला। स्टैटिक पार्ट में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ऑलरेडी पता है, जिसमें आप बहुत अच्छी कमांड है आपकी, उसको छोड़ दीजिए। जिसमें आप थोड़े वीक हैं और वो इंपॉर्टेंट है तो उसको एक जगह लिख लीजिए। जो फैक्चुअल पोजीशन बार बार पूछी जा रही है वो एक जगह लिख लीजिए। जैसे आपसे इंडेक्स पूछे जाएंगे कि ये इंडेक्स कौन निकालता है, एक जगह लिख लीजिए। आपसे ट्रेवलर्स पूछ लेता है, मान लीजिए यूपीएससी हमेशा 1-2 साल में ट्रेवलर्स पूछती रहती है हिस्ट्री के, और ट्रेवलर्स आपके पता नहीं कौन से ज़माने का कौन होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो वहाँ पे। तो वो एक बार सारे ट्रेवलर्स क्रोनोलॉजिकली लिख करके, किसने क्या बोला, क्या लिखा, कहाँ आया, किसके टाइम आया, एक बार बना लीजिए। तो ये आपके स्टैटिक पार्ट को इसी तरीके से अप्रोच करना है। पेंटिंग्स में भी आपको मिडीवियल से एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक जितनी पेंटिंग्स है एक जगह लिख लीजिए। बिल्कुल प्रिसाइज वे में लिखिए, सारे कंटेंट में पूरा हर चीज़ नहीं लिखनी है आपको, बहुत प्रिसाइज वे में लिखना है। जिस वे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी तरीके से लिखना है। जैन बुद्ध 4-5 जगह से स्टडी कीजिए, पूरा लिख लीजिए। जैन बुद्ध में जो भी चीज़ें प्रीलिम्स में जिस पैटर्न में पूछा है, जो आपके डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस के बारे में आपको सब कुछ पता होनी चाहिए, तो वो एक जगह सब जगह लिख लीजिए। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर कि क्लासिकल डांसेस में करंट भी आता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि करंट को आप इंटीग्रेट कर सकते हो कि अभी क्या न्यूज़ थी, कौन सी पर्सनालिटी न्यूज़ में थी, या कोई एक लोकल डांस जो है वो यूनेस्को ने उसको कुछ न्यूज़ में आया है, यूनेस्को की न्यूज़ में, या कुछ गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, कोई स्कीम चलाई है, या कोई फेस्टिवल हुआ था, वो लिख लीजिए, आप वहीं पे लिखिए। तो यू हैव टू इंटीग्रेट। तो स्टैटिक पार्ट के लिए आपने ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए, और आपने करंट अफेयर्स के लिए भी ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए। टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, पुराने नोट्स के बारे में आपने अगर पढ़ रखे हैं, करंट अफेयर को फॉलो किया है साल भर, तो आइडिया में रहेगा, दिमाग में आपको क्लियर रहेगा कि ये टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कई सारे कोचिंग वाले भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालते हैं, तो वो 2-3 कोचिंग के टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे। देन दूसरी चीज़, जो आपकी गुटका डायरी है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। गुटका अप्रोच आपको बहुत हैंडी हो जाएगी, आपके जेब में एक गुटका पड़ा रहेगा, राह चलते आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट पढ़ते रहेंगे, रिवाइज होता रहेगा। देन जो रिवीजन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 दिन की स्ट्रेटजी में आपको प्रीलिम्स में चीज़ों को रिकॉल नहीं करना होता है, उसको जस्ट आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइडेंटिफाई करने में आपके कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जितने भी आपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए 40 दिन के लिए, वो सारे टॉपिक के आप रिवाइज करते रहिए। इसीलिए गुटका अप्रोच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन पैरेलल में चलता रहता है। खाली टाइम बैठा देख लिया, खाली टाइम में कुछ हो रहा है, आपको टाइम मिल गया 5 मिनट का, आपने तुरंत देख लिया। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना आपका कंटेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और एक और बात फ्रेंड्स, इसमें पिछले साल जो चीज़ें यूपीएससी ने पूछी हैं या इंपॉर्टेंट था, पिछले साल का करंट अफेयर या उसके पिछले साल का करंट अफेयर, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालिए। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट कि उस 40 दिन की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में प्रीलिम्स के पहले आपको वो 40 दिन की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मिनिमम 15 से 20 सवाल सीधे सीधे आपसे बन जाएंगे। तो आप बोलोगे कि सर आप 100 में सिर्फ 20 सवाल बता रहे हो। मैं यही कहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन सिर्फ 40 दिन में प्रीलिम्स नहीं निकलता है, प्रीलिम्स निकलता है पूरे साल भर की प्रिपरेशन में। जब आप पूरा फॉलोअप करते हो तो आपको वो 40 से 45 सवाल आपकी वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देने वाली है। लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन ही आपको वो रिजल्ट देगी जो आपने पढ़ाई की है, मिनिमम 6 महीने जो आपने पहले पीछे पढ़ाई की है। और लास्ट के 40 दिन आपको वो एज देंगे,
वो 20 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का जिस वे में पेपर आ रहा है वो एज मिलेगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि यार ये 20 तो अभी मैंने फ्रेश ही पढ़े हैं और ये बाकी मैंने कॉन्सेप्ट्स और एक आइडिया से लगा लिया। तो आपके 60-65 क्वेश्चन आपके नेट करेक्ट हो गए, आपका प्रीलिम्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 40 दिन की स्ट्रेटजी में कोई चमत्कार नहीं होगा, बट हाँ 40 डेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसमें मैंने एक और पॉइंट लिखा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन अप्रोच। वो कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि अगर मैंने एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसका करंट अफेयर, उसका अदर एस्पेक्ट्स, उसकी कोई रिपोर्ट आई हुई है, उसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सब आपको इंटीग्रेट करना है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब ये है कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ रहा है तो उसके पीछे में पास्ट हिस्ट्री में क्या था, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था। जैसे आज की डेट में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी टेक्नोलॉजी का अगर आप देखोगे कि अगर आप वर्टिकल देखोगे तो आप देखोगे कि वो टेक्नोलॉजी पुराने ज़माने में कभी एग्जिस्ट करती थी, एंशिएंट इंडिया में क्या सिस्टम था, मिडीवल में कैसे था, अभी रिसेंटली अगर इस पर कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है क्या, उसके पहले क्या 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 चीज़ें कैसे कैसे इवॉल्व हुई हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर सवाल आया था, तो प्लास्टिक सर्जरी में रिसेंट चीज़ें भी पूछ ली थी कि कैसे कैसे आप ग्राफ्ट इम्प्लांट कर सकते हो, क्या क्या कंडीशंस हैं, उसको भी पढ़ना है आपको। और पुराने ज़माने में प्लास्टिक सर्जरी कैसी हुआ करती थी और कौन इन्वॉल्व था वो भी आपको पता रखना है। तो एक सॉर्ट ऑफ आपको एक 3D अप्रोच यूज़ करनी है जब भी आप कोई टॉपिक को अपने 40 दिन की स्ट्रेटजी में आप इंक्लूड करते हो। ठीक है फ्रेंड्स। देन लोगों ने पूछा सर 1 ईयर अगर टाइम प्लान है हमारे पास तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या कैसे होना चाहिए। तो मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि आपको बटर बनाना कैसे है, तो बटर बनाने की तैयारी शुरू कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि सर आप साल भर है मेरे पास तो मैं क्या करूँ, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ूँ क्या। तो ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहिए और फैक्चुअल चीज़ें समझते रहिए या फिर मेंस ही कर लीजिए पहले, ऐसा नहीं है। आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए टाइम फ्रेम बना लीजिए कि फैक्चुअल पोजीशन और करंट अफेयर्स और मैगजीन्स आप इतने टाइम में कवर करेंगे, 3 घंटे 4 घंटे उनको दीजिए और 3 से 4 घंटे उसमें दीजिए जो आपका स्टैटिक पार्ट है, जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। उसमें 1 घंटा या 1.5 घंटा ऑप्शनल को भी देना है आपको। ऐसा नहीं है कि अगले साल देना तो ऑप्शनल अगले साल ही तैयार करेंगे, ऑप्शनल भी तैयार करना है। ठीक है, तो 1 साल की स्ट्रेटजी में आपके 2 चीज़ें आ जाएंगी, प्रीलिम्स की पूरी स्ट्रेटजी और मेंस की स्ट्रेटजी, और पूरा 8 घंटा जो है वो दोनों के लिए डिवाइड आपको करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये 1 साल में ना आपको एक कुछ हैबिट्स डेवलप करनी है। हैबिट्स क्या क्या हो सकती हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ना, उनकी जिस्ट बनाना, मॉडल आंसर्स लिखना, ऑब्जेक्टिव्स लगाना। ठीक है, उसके बाद इश्यूज जो आपके चारों तरफ चल रहे हैं उसके बारे में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। उसके लिए आपको इश्यूज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यूज़ जानने पड़ेंगे, उनको समझ करके अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा, तब आप वो इश्यूज़ अपडेट कर पाओगे। क्योंकि मेंस में ये इश्यूज़ ही काम आएंगे, क्योंकि इसी के ऊपर घूम फिर करके सवाल आने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात, जो आपके एरिया है या टॉपिक हैं वो आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो कि सर ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है, तो ज्योग्राफी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है आपका बायोज्योग्राफी का वेटलैंड्स एंड ये नेशनल पार्क्स, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, अब वेटलैंड एंड नेशनल पार्क्स में माइनिंग एक्टिविटी और उसमें कोई कंपनी को लेकर कोई इश्यू हो रहा है या किसी एजेंसी ने कुछ न्यूज़ में आया हुआ है, उसने कोई रिपोर्ट दी है, तो वो सब चीज़ें आ गई करंट अफेयर्स की जो मेंस में काम आएंगी। और फैक्चुअल पोजीशन आपकी हो गई वो इंटीग्रेशन वाली अप्रोच की, कौन सा वेटलैंड में क्या उसका डायनेमिक्स है, उसका नेशनल पार्क कहाँ है, उस नेशनल पार्क में कौन सी नदी गुजरती है। सॉर्ट ऑफ मैं हर वीडियोज़ में ज्योग्राफी के या फिर नेशनल पार्क के एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आज के टाइम में बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और एनवायरनमेंट हमेशा से पूछा जा रहा है, और ये बहुत डाइवर्सिफाइड एरिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ते रहते हो साल भर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में भी अपने इंपॉर्टेंट एरिया आइडेंटिफाई करके उसके अलग से नोट्स बनाने हैं, ताकि लास्ट में जो 40 डेज आपका बचेगा उसमें आप बिल्कुल परेशान नहीं रहोगे कि अभी मैं अचानक से 500 टॉपिक कैसे कवर करूँ या 400 टॉपिक कैसे कवर करूँ। जैसे 40 दिन है तो एक दिन में आप मैक्सिमम कितने टॉपिक कर सकते हो, 5 टॉपिक, 10 टॉपिक, मैक्सिमम 5 ही कर पाओगे, 10 भी मुश्किल है अगर अच्छे से करोगे। तो 5 टॉपिक करना है तो आप मैक्सिमम 40 दिन में 200 टॉपिक कर पाओगे। 200 टॉपिक इज़ नॉट इनफ फॉर प्रीलिम्स। तो साल भर अगर आपने एक आइडेंटिफाई एरिया करके और उसके कुछ टॉपिक्स बनाए हैं तो 365 दिन में करीबन आपके 400 से 500 टॉपिक्स ऑलमोस्ट उसके 5-6 गुट के बन जाएंगे।
टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज बना बना करके, जैसे मिडीवियल, एंशियंट, करंट अफेयर में भी इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे कर करके आपके 8-10 गुट के बन जाएंगे। तो आपके करीबन 500 टॉपिक तैयार रहेंगे, 400 टॉपिक तैयार रहेंगे। आपने बुक वाइज भी पढ़ लिया, आपने एरिया वाइज भी पढ़ लिया, आपने उसको गुटके में भी बना लिया, आपने टॉपिक वाइज भी पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आइडेंटिफाई कर लिए। तो फिर लास्ट की 40 डेज की स्ट्रेटजी और आसान हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं 500-600 टॉपिक्स में से ही आपको लिमिटेड टॉपिक्स निकालने हैं जिसको लेकर के आपका कमांड थोड़ी वीक है या आपको लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने पूछा सर सब्जेक्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, ऑप्शनल चेंज कर दें क्या? भाई ऐसा है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि वो ऑप्शनल में नंबर आ रहे हैं तो वो ले लेंगे तो उससे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐसा ऑप्शनल नहीं है जिसमें मार्क्स नहीं आ सकते, और कोई भी ऐसा ऑप्शनल नहीं है जिसको जस्ट आप ले लोगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये देखना है कि आपने सही डिसीजन लिया है, आपने टाइम लेकर के डिसीजन लिया है और ऑप्शनल सही चूज़ किया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही में लगता है कि ऑप्शनल तो मैंने हड़बड़ी में ले लिया और बहुत बड़ी गलती हो गई, तो फिर आप सोच सकते हो, यू कैन ऑलवेज चेंज योर ऑप्शनल। ये मत सोचिए जस्ट कि मार्क्स नहीं आए या उसमें बहुत ज़्यादा हमको समझ में नहीं आ रहा है तो गलती हो गई, तो फिर तो आप ही में कुछ प्रॉब्लम है, फिर आपकी अप्रोच में प्रॉब्लम है। कुछ लोग होते हैं जो बार बार कंफ्यूज रहते हैं, वो कंफ्यूजन आपको खुद ही निकालना है। सीधी सीधी बात है कि सब्जेक्ट अगर आपने लिया, एक अटेम्प्ट दे दिया, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें आपका क्या फॉल्ट है। सब्जेक्ट गलत नहीं है, आपकी अप्रोच गलत हो सकती है। कई लोगों को मैं जानता हूं अपने टाइम में जो हर साल एक नए ऑप्शनल से एग्जाम देते थे। उनका कॉन्सेप्ट ही था 3 महीने में ऑप्शनल तैयार होता है, ऐसा नहीं है। एक ऑप्शनल को तैयार करने में मिनिमम 6 से 8 महीने लगते हैं, उसमें भी आपको 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना होता है, कोचिंग लगानी होती है अगर वो ऑप्शनल इंटायरली नया है तो। और ये लगता है कि हमारा ही ऑप्शनल सबसे लेंदी है, सारे ऑप्शनल्स में बहुत कुछ मटेरियल होता है, बहुत लेंदी भी होते हैं, बट आपका वो स्मार्ट अप्रोच वहाँ पे काम करती है कि कौन से एरिया को आपने पढ़ लिया, 5 साल 7 साल के मेंस के पेपर एनालाइज कर लिए तो उसमें आपको पता चल गया कि भाई ये एरिया से ज़्यादा आता है या इस टॉपिक पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। और आपको आंसर राइटिंग की थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको उसमें क्रिएटिविटी और एक इम्प्रोवाइजेशन, कंसेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो सब अगर ठीक है तो आपके ऑप्शनल में इतनी जल्दी खराब नंबर नहीं आएंगे तो थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कोई एक ऑप्शनल में सभी के 250 से ऊपर आए और आपके 210-220 हैं, ये हो सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि 500 में से आपके 110-120 ही नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका ऑप्शनल में आपने अप्रोच सही रखी है, मटेरियल अच्छे से चूज़ किया है, उसमें मेहनत की है, थोड़ी सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, तो हर हाल में वो 200 से ऊपर आपको मार्क्स देगा ही देगा। ठीक है, अब इसमें मैंने एक जुमला यूज़ किया है, भाई रेस इंसान जीतता है, कार नहीं। रेस का फेमस डायलॉग है, बिल्कुल सही बात है। आपका विल, आपकी अप्रोच, आपका थॉट प्रोसेस, आप किस मटेरियल को चूज़ कर रहे हो, वो सारा कुछ आपके एग्ज़ाम को डिफाइन करेगा। लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट, कई बार ऐसा होता है कि आपने ऐसा ऑप्शनल ले लिया जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, आप भी स्टकअप हो उसके साथ, मटेरियल भी नहीं है, गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो फिर आपको ऑप्शनल चूज़ कर में थोड़ा सा रिव्यू करना है, चॉइस को रिव्यू करना है। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने शुरू में दूसरे ऑप्शनल्स लिए और लास्ट में 1 साल पहले ऑप्शनल चेंज किया और दे गॉट थ्रू। बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तभी मैं बोलता हूँ कि देयर इज़ नो गोल्डन रूल। कार अगर आपको आल्टो कार दे दी और बगल में मर्सिडीज़ के साथ आपको रेस जीतनी है तो आप आल्टो से कार रेस नहीं जीत सकते हो, क्योंकि मर्सिडीज़ में अगर बेसिक ड्राइविंग स्किल्स भी होंगी उसको, ठीक है, तो वो कर लेगा, मैनेज कर लेगा और आप हार जाओगे। लेकिन माइंड यू फ्रेंड्स, अगर उसको ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी नहीं आती, मर्सिडीज़ के बारे में उसको फंक्शंस ही नहीं पता और वो हम ज़िंदगी भर आल्टो चलाया है, तो चांस क्या है, फिर आल्टो वाला जीत सकता है। फिर उसको आल्टो वाले को आपने मर्सिडीज़ में बैठा दिया तो भी क्या होगा, वो हार जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शनल है उसको थोड़ा सा टाइम दे करके गिव ए प्रॉपर थॉट, उसको समझिए और एक बार बैठिए और उसकी एक शॉर्ट एनालिसिस कीजिए, अपनी गलतियां लिखिए, ऑप्शनल्स की लिमिटेशंस लिखिए और किसी के पास मत जाइए फ्रेंड्स। लोग अलग अलग प्रकार का ज्ञान देते हैं। मुखर्जी नगर और दिल्ली तो भरा पड़ा है, वहाँ पे गुफाएं हैं और वहाँ पे बहुत सारे बाबा रहते हैं। ठीक है, तो बाबाओं के पास मत जाइए और कोई भी आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे ही आपके लिए एडवाइस नहीं दे पाएगा। आपको अपने लिए खुद एडवाइस डेवलप करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक आइडियाज़ बता दिए, ऑप्शनल के ऊपर वर्कआउट कीजिए, बट इतनी जल्दी उसको चेंज करने के बारे में मत सोचिए। जस्ट वर्क इट आउट कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है।
देन लोगों ने पूछा कि सर योजना और कुरुक्षेत्र कैसे कवर करें, क्रॉनिकल मैगजीन भी पढ़ना होता है, योजना भी पढ़नी होती है, कुरुक्षेत्र भी पढ़ना होता है, तो ये सारी मैगजीन हर महीने पढ़नी है, एक महीने में ऑप्शनल भी पढ़ना है, इतना कुछ कैसे कवर करेंगे। सिंपल सी अप्रोच है, पूरी मैगजीन कोई नहीं पढ़ता, ना ही पढ़ने की ज़रूरत होती है। आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, न्यूज़पेपर के ट्रेंड के बेसिस पे, जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसके बेसिस पे आपको आर्टिकल्स आइडेंटिफाई करने, उनको सेलेक्ट करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, योजना के बॉक्सेस इंपॉर्टेंट हैं। योजना में जो फैक्ट पोजीशंस होती है वो पूरा फैक्चुअल होता है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल आर्टिकल्स योजना में नहीं आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, तो उसमें से आप फैक्ट्स उठा सकते हो और उसके बक्से इंपॉर्टेंट है। बॉक्सेस से मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आता है। इकोनॉमिक सर्विसेज, एक इकोनॉमिक सर्वे के भी बक्से इंपॉर्टेंट है, बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको अपने ज़माने में बोलते थे बक्सा अप्रोच, भाई बक्सा तो कम से कम उठा ही लो, बाकी कुछ ना पढ़ पाओ तो बॉक्सेस उठा लो, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ये जो आपकी मैगजीन से मेंस और इंटरव्यू में आपको काम आएंगी, तो आपको क्या करना है, साल भर की मैगजीन के जितने भी आपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं या नहीं कर पाए तो उस टाइम में कर लीजिए बैठ करके, क्योंकि हर मैगजीन को कई बार लोग नहीं पढ़ पाते हैं। उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको फाड़ दीजिए, फाड़ करके उसको स्पायरल करके उसकी एक अपनी खुद की बुक बनाइए, ठीक है। तो मान लीजिए 12 महीने की योजना की मैगजीन है, उसमें से आपने हर एक मैगजीन से 5-5 टॉपिक या 10-10 टॉपिक निकाल लिए, 5 आर्टिकल निकाल लिए बक्से सहित, तो कितने हो गए, 60, 70, 80 पेज हो गए, 100 पेज हो गए। अब वो 100 ही पेज आपको पढ़ने हैं, पूरे 12 महीने की मैगजीन में 100 पेज पढ़ने हैं। अब वो 100 पेज आप कितने दिन में पढ़ सकते हो, हर हाल में 2 बार 3 बार उसको रीडिंग दोगे, नोट्स बनाओगे, तो ये पूरा प्रोसेस आपका 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो मेन से पहले जैसे आपने प्रीलिम्स खत्म कर लिया, अब आपको ये पूरी साल भर की मैगजीन को कैसे रिव्यू करना है, पूरे 12 महीने की मैगजीन निकालिए, उसमें टॉपिक्स आइडेंटिफाई कीजिए, उसको टिक कीजिए, वो पेजेस फाड़िए, उसको स्पायरल करके उसका एक बुकलेट बना लीजिए, और फिर उसमें उनको पढ़ करके, उसको अंडरलाइन करके और अपने शब्दों में कुछ एक छोटी सी जिस्ट बनाते जाइए। तो वो 100 पेज कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, 10 पेजेस में। और उस 10 पेज को बार बार आप पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको आधा पेज ही दिमाग में याद रहेगा, जिसको आपको बार बार रिवाइज करना रहेगा। मैंने बताया था आपको कि दरवाज़ा है, आपका एक घर है, तो हर एक कमरे में ताला नहीं लगाना है, आपको लास्ट में एक चाबी होना चाहिए, एक कीवर्ड होना चाहिए। तो मैगजीन्स के लिए भी यही अप्रोच है, आपको बटर वाली कहानी याद रखते हुए लास्ट में आपको गुटका तक पहुंचना है, गुटका से एक पेज तक पहुंचना है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, नाउ लास्ट मंत्रा, लास्ट टिप फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। रूल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इज दैट देयर इज नो रूल। कोई रूल नहीं है, कोई आइडियल टाइम नहीं है, कोई आइडियल शेड्यूल नहीं है, कोई आइडियल मटेरियल नहीं है, कोई आइडियल ज्ञान नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, मोक्ष हर तरीके से मिल सकता है। बहुत सारे तपस्वी लोगों को मोक्ष नहीं मिलता और गृहस्थ मोक्ष पा जाते हैं, निर्वाण पा लेते हैं। कई सारे लोग ऐसे, बहुत सारे हुए हैं लोग जिन्होंने अपना बेसिक काम करते करते निर्वाण पा लिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी वो पाथ आपकी जो है, अगर वो सही है, राइट पाथ में आप काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग इन राइट डायरेक्शन, तो आपको निर्वाणा मिलेगा। और दूसरी बात, मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उनका आईएएस पीसीएस में नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स, रिमेंबर माय फिलॉसफी, अगर आप लाइफ में यूपीएससी और आईएएस के लिए या पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ़ यू आर चूजिंग फॉर दैट, ज़िंदगी आपको या तो एम्बेसडर देगी या मर्सिडीज़ देगी। फ्रेंड्स, कीप ओपन योर चॉइस, अपने चॉइस को खुला रखिए, या तो ज़िंदगी से आपको एम्बेसडर मिलेगी या आपको मर्सिडीज़ मिलेगी। ये बात अलग है, कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें तो मर्सिडीज़ दिख ही नहीं रही, लेकिन अगर आपने रियल प्रिपरेशन की है, आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, इतना एक्सपोजर हो जाएगा, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी हो जाएगी, आप अपने आप को इस लेवल तक डेवलप कर लेंगे कि आपको मर्सिडीज़ आसानी से मिल जाएगी। एम्बेसडर नहीं मिली तो मर्सिडीज़ तो है ही। तो फ्रेंड्स, प्रिपेयर करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मैंने बहुत सब्जेक्टिव वीडियो बनाया है इस बार, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखा, क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी भरा पड़ा है इंटरनेट में। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैंने अपनी थिंकिंग शेयर की है। अगर उसमें से आपको कुछ अच्छा लगता है, माय वीडियो इज सक्सेसफुल, आपो दीपो भवा, जो कुछ आपको अच्छा लगे उसको ले लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। सो फ्रेंड्स, कीप प्रिपेयरिंग, और कमेंट्स दीजिए आप उसमें, आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसमें एग्जैक्टली आपको और क्या क्या चाहिए। मैं फिर से 1-2 वीडियो बना करके उसमें उन चीज़ों को फिर से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय।